बीजेपी के राज में जातिवाद चरम सीमा पर। बीजेपी के राज में मनुवाद चरम सीमा पर। बीजेपी के राज में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर। बीजेपी के राज में पूंजीवाद चरम सीमा पर। बीजेपी के राज में ही अच्छे दिन नहीं आए बहुजन समाज के। बीजेपी के राज में अच्छे दिन है अदानी, अंबानी, टाटा और बिरला की। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि एक इंडेक्स है संपूर्ण विश्व के अंदर जो 500 अमीरों की लिस्ट बनाता है, उसकी आय के आधार पर और उसकी संपत्ति के आधार पर, जिसका नाम है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के माध्यम से इसके अंतर्गत एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दुनिया भर के 500 अमीरों में जो तीसरे नंबर की रैंकिंग पर तीसरे नंबर का जो अमीर शख्स है वो इस देश के प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त, कारपोरेट फ्रेंड गौतम अडानी है। और ये तीसरे नंबर पर पहुंचने के पीछे ये जिस गौतम अडानी जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्योंकि इस देश के तमाम लोगों को परेशान करके, तमाम लोगों के साथ दमनकारी व्यवस्था के तहत लोगों के साथ अन्याय करके इस देश के मनुवादी और पूंजीवादी लोगों को लगातार अमीर बनाने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार चलता रहा है। और उसी का यह उदाहरण है, उसी का यह परिणाम है कि गौतम अडानी संपूर्ण दुनिया के अंदर तीसरे नंबर के अमीरों में शामिल हो गए हैं। आपको ये बता दें कि 2014 में बीजेपी ने एक नारा दिया अच्छे दिन का। कहा कि अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, इस देश के अंदर नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बना। इस देश के अंदर नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनते हैं और लोगों को यह अच्छे दिन का वादा देकर लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और धोखेबाजी करते हैं। कहा अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, कहा बेरोजगारी कम हो जाएगी, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन किसके आए? तो अच्छे दिन आए गौतम अडानी के। अच्छे दिन किसके आए? अंबानी के। क्योंकि उनकी संपत्ति में लगातार जो है वो बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अगर आप देखें 2014 के बाद गौतम अडानी की जो संपत्ति है लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में ऐसा क्या हुआ? 2014 में भारत के लोगों ने अच्छे दिन के झांसे में आकर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ताकि जो लोग परेशान थे महंगाई से, जो लोग परेशान थे बेरोजगारी से, जो लोग परेशान थे दमनकारी कांग्रेस की व्यवस्था से, उन लोगों ने अच्छे दिन के झांसे में आकर बीजेपी की सरकार बनाई। बीजेपी सरकार में आती है 2014 में। 2015 में क्या होता है? 2015 में अडानी और अंबानी जो है उनकी रैंकिंग हम देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के तहत 500 अमीरों में इनका नंबर कहाँ आता है? तो 2015 में अडानी का नंबर 208वें नंबर पर आता है। 208वें रैंक पर अडानी होता है और उसका जो टर्नओवर है, उसका जो नेटवर्थ है वो होता है 40,000 करोड़ रुपए का। उसकी आमदनी बता रही हूं। वही अंबानी की आमदनी 1.67 हजार करोड़। और ये आमदनी तो हो गई। रैंकिंग बता दूं कि अदानी की जो रैंकिंग रही वो 39वां स्थान रहा। 500 अमीरों में, जो दुनिया भर के 500 अमीरों में अदानी और अंबानी की रैंकिंग देखिए 2015 में। 5 साल के बाद देखिए बीजेपी की सरकार वापस 2019 में आई।
2020 में क्या होता है? 2020 में वही अडानी जो 208वें नंबर पर रहा था वो 11वें नंबर पर आ जाता है, और जो 39वें नंबर पर अडानी रहा था वो अंबानी रहा था वो 10वें नंबर पर आ जाता है। मतलब 2020 में अदानी और अंबानी, जो अदानी 11वें नंबर पर और अंबानी 10वें नंबर पर आता है। अब इनका नेटवर्क देख लेते हैं, इनकी संपत्ति देख लेते हैं। तो अडानी की 2020 में 7.2 लाख करोड़ की संपत्ति होती है, और वही अंबानी की 7.8 लाख करोड़ की संपत्ति होती है। उसके बाद 2022 की बात करते हैं। लगातार 2 साल के बाद ही क्या होता है, तो अदानी जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाता है और अंबानी 11वें नंबर पर। और अडानी का जो टर्नओवर है, अडानी का जो नेटवर्थ है वो 10.9 लाख करोड़ हो जाता है और अंबानी का 7.4। ये आप क्रोनोलॉजी देखिए, बीजेपी की सरकार रिपीट होती है और जिस प्रकार से रिपीट होती है तो दिन ब दिन गौतम अडानी की जो आय है वो भी दुगनी होती है, उसकी संपत्ति भी लगातार बढ़ती जाती है। अब आपको ये भी बता दे, ये अडानी और अंबानी हो या फिर टाटा बिरला हो या कोई भी पूंजीपति जो इस देश के अंदर बीजेपी को मनुवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए लगातार जो है फाइनेंस करते हैं, वो लोग फाइनेंस करते हैं बीजेपी को और कर्जा लेते हैं भारत से, और भारत की जो कर्जदार हैं वो लोग भारत से कर्जा लेते हैं 2.22 लाख करोड़ के कर्जे में। भारत के बैंकों से कर्जा लेने वाले जो अडानी हैं उसके ऊपर 2.22 लाख करोड़ का कर्जा है। वही अंबानी का मैं बता दूं, मार्च 2022 तक 2.66 लाख करोड़ का कर्जा अंबानी पर है। ये लोग, ये बीजेपी के लोग, ये पूंजीवादी लोग इस देश के लोगों को देशभक्ति सिखाते हैं इस देश के, लेकिन वो जो देशभक्ति सिखाता है वो अपने देश के से कितना प्यार करता है, वो अपने घर भरता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, वो अपनी संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, कर्जा ले रहा है सरकार से। सरकार के कर्जे में अडानी है, सरकार के कर्जे में अंबानी है। संपत्ति देश की नहीं बढ़ रही, आय जो है वो देशवासियों की नहीं बढ़ रही है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन संपत्ति किसकी बढ़ रही है? अडानी की बढ़ रही है, अंबानी की बढ़ रही है, टाटा की बढ़ रही है, बिरला की बढ़ रही है, और कर्जे में भारत जा रहा है। एक दूसरी तरफ हम यह देखें तो इस देश के अंदर ये बीजेपी की सरकार लोगों को देशभक्ति, वंदे मातरम, गाय गोबर, पत्थरबाजी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद तमाम मामलों में उलझाकर रोजी रोटी की, शिक्षा और नौकरी रोजगार तमाम मुद्दों से भटका रहा है। वही दूसरी तरफ एक बड़ा कैपिटलिज्म, एक बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो अपने दोस्तों के लिए डेवलप कर रही है, और अडानी और अंबानी जैसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और उनकी संपत्ति इतनी हो रही है कि देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीरों में उनका नाम शुमार हो गया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का अगर कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, तो वो दो चीजें हैं, एक है ब्राह्मणवाद और दूसरा है पूंजीवाद। पूंजीवाद से इस देश के अंदर जो असमानता की खाई है वो दिन ब दिन लगातार बढ़ती जाएगी, और ब्राह्मणवाद की वजह से एक दूसरे से जो बैर है, एक दूसरे से घृणा लगातार बढ़ता जाएगा, और इसीलिए ये दोनों इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इस देश के बहुजन समाज के लिए खतरनाक है, और इसलिए ब्राह्मणवाद पर चोट करनी चाहिए, पूंजीवाद पर चोट करनी चाहिए। लेकिन बहुजन समाज जो है वो इन दोनों पर चोट करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसकी बदौलत आज हम देख सकते हैं कि जो इस देश का 85% जो साधन संसाधन है, सॉरी मैं 85% नहीं कहना चाहिए, 97 मतलब 97% जो साधन संसाधन है, उन तमाम साधन संसाधनों पर
मनुवादी लोगों का कब्जा है, इस देश के सवर्णों का कब्जा है। एक और मेरे पास एनालिटिक है, आपको यह बता दें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ण व्यवस्था में सवर्ण है, उनकी संख्या 15% है। और ये 15% लोगों की भागीदारी अगर हम देखते हैं तो राजनीति में 66.5% इनकी भागीदारी है, नौकरी में 87% है, व्यापार में 97% है, भूमि इनके पास 94% है, शिक्षा पर इनका जो अधिकार है, शिक्षा पर जो इनका वर्चस्व है वो 78% है, और पंडिताई में तो इन्होंने 100 में से 100 ले रखे हैं। बात करेंगे इस देश के ओबीसी की, बात करेंगे इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी की, तो इनकी संख्या अगर हम देखें तो इनकी संख्या है देश के अंदर जितनी आबादी है उस आबादी के 85% इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी है। लेकिन इनकी राजनीति में भागीदारी कितनी है? तो इनकी राजनीति में जो भागीदारी है वो 33.5% है, नौकरियों में 13% है, व्यापार में 3% है, 85% लोग जो है 3% व्यापार में है और वो छोटे व्यापार में है। बड़े व्यापारों में जो है वो सवर्ण है और वो 97% जो है वो सवर्ण लोग व्यापार में है। 6% लोगों के पास भूमि है। एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी मिलाकर कुल मिलाकर ये 85% होते हैं, लेकिन इनकी भागीदारी भूमि में 6% है। तो भूमाफिया कौन है? भूमाफिया इस देश का सवर्ण है। राजनीतिक माफिया कौन है? तो इस देश का सवर्ण है। नौकरियों में जो वर्चस्व है, बड़ी बड़ी पदों पर कौन है? सचिवालय में कौन है? मंत्रालय में कौन है? तो न्याय व्यवस्था में कौन है? तो इनकी जो आबादी है, सवर्णों की आबादी जो है वो 87% है। वही शिक्षा में अगर हम बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी जो है ये 22% है। तो आप ये देख सकते हैं कि शिक्षा में थोड़ा बहुत जो है एससी, एसटी, ओबीसी की भागीदारी दिख रही है। तो एससी, एसटी की इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन है और इस वजह से इन्हें थोड़ी बहुत भागीदारी शिक्षा में मिली है, नौकरी में मिली है, वरना ये भी जो आंकड़ा है ये 5 से आगे नहीं बढ़ सकता था। और रही बात पंडिताई की, तो एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों के लिए 0% इनकी भागीदारी रही। अभी तक एससी, एसटी, ओबीसी को और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोगों को पंडिताई में कोई भी हिस्सा नहीं मिला है, कोई भी मौका, कोई भी अवसर नहीं मिला है। शासन, प्रशासन, न्याय, जमीन और व्यापार, व्यवसाय, तमाम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज, 85% बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटी की भागीदारी नगण्य है, ना के बराबर है, क्योंकि उनकी आबादी के हिसाब से उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी कम है। और जिनकी भागीदारी ज्यादा है, भूमि माफिया जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो है, बिल्डर जो लोग हैं, वो लोग कौन है? वो एससी, एसटी, ओबीसी के नहीं है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। इक्का दुक्का उंगलियों पर गिनने वाले लोग आपको दिख सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक जो भागीदारी है, ज्यादा से ज्यादा साधन संसाधनों पर जो कब्जा है वो इस देश के सवर्णों का है, ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का है, वैश्यों का है। और ये 15% लोगों ने लगभग 90 से अधिक प्रतिशत जो है वो हर क्षेत्र में अपना कब्जा बनाए रखा है। और जो लोगों ने देश के बैंकों से कर्जा लिया और देश के बैंकों को लूटा, देश को लूटा और भाग गए, वो कौन है? उनका भी अगर हम हिसाब किताब करते हैं, उनका भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो मेहुल चौकसी कौन है, नीरव मोदी कौन है, तो ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोगों की आप नामों से ही समझ सकते हैं कि ये लोग कौन है। और इन्होंने देश से कर्जा लिया है और कर्जा लेकर भाग गए। विजय माल्या जो है वो कर्जा लेकर भाग गए, देश को लूट कर लेकर चले गए और अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। वही अगर टाटा बिरला की अगर हम बात करें, देश की संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा, 90% से अधिक हिस्सा इनके पास है।
और इसीलिए इस देश के अंदर ये जो देश के साधन संसाधनों का जो असमान रूप से जो बंटवारा हुआ है, उसके बाद से लगातार गरीब और अमीर बनते जा रहा है, और ये लगातार जो खाई बढ़ते जा रही है। इससे यकीन मानिए, बाबा साहब का यह मानना था कि अगर इस प्रकार की खाई बढ़ती गई, गरीबों को कुछ नहीं मिला लोकतंत्र से, और अमीरों को और अमीर होता गया, उसके पास धन आते गया, धनवान के पास अगर धन आता गया, और गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होते गया, जो है उसके साथ लगातार अगर अन्याय होते रहा, तो वो उसका विश्वास इस देश के लोकतंत्र से उठ जाएगा। और आज आप देख सकते हैं कि इस देश का लोकतंत्र को भी, इस देश के चारों पिल्लर, लोकतंत्र के चारों पिल्लर को भी इन मनुवादियों ने जो है पकड़ कर रखा है, वर्चस्व उस पर बना कर रखा है। अगर आप संसद की बात करें, अगर आप न्यायपालिका की बात करें, अगर आप कार्यपालिका की बात करें, या फिर मीडिया की बात करें, चारों जगहों पर, चारों क्षेत्र पर जिसका बेस लोकतंत्र है, उन चारों जगह पर सवर्णों का कब्जा है, इस देश के मनुवादियों का कब्जा है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनका कब्जा है। और हिंदू राष्ट्र दूसरा तीसरा कुछ नहीं, नीरव मोदी के पास संपत्ति आए, मेहुल चौकसी के पास संपत्ति आए, और देश ने उससे हिसाब ना मांगे, उन्हें उनका जो हिसाब किताब बराबर जो है वो बैंक कर देगा। विजय माल्या से देश ने हिसाब नहीं मांगना चाहिए, देशवासियों ने हिसाब नहीं मांगना चाहिए। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी के पास इतना पैसा आ रहा है, लेकिन वो देश के बैंकों से कर्जा ले रहे हैं, उनसे हिसाब नहीं मांगेंगे। हिसाब किससे मांगा जाएगा? हिसाब किसानों से मांगा जाएगा, हिसाब जो है बेरोजगारों से मांगा जाएगा कि अगर फाइनेंस कर लिया किसी ने 50,000 की, 1,00,000 की गाड़ी, उससे हिसाब मांगा जाएगा। इस देश के एम्प्लॉयज जो है, कर्मचारियों से हिसाब मांगा जाएगा। लेकिन विजय माल्या, मेहुल चौकसी और अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, इनसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर जिस राजनीतिक पार्टी ने अपनी सत्ता बनाकर रखी है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो बीजेपी हो, उन्होंने हमेशा ही पूंजीवादियों को खुश करने के लिए शासन सत्ता चलाई है, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए शासन सत्ता चलाई है, क्योंकि पूंजीवाद बढ़ेगा तो ही इस देश के अंदर जातिवाद और मनुवाद पनपा रहेगा। अगर पूंजीवाद नहीं बढ़ेगा और सभी के पास संपत्ति आ गई, सभी के पास संपत्ति का समान बंटवारा अगर हो गया, सभी के पास जमीन रही, सभी को नौकरियां मिल जाती है, सभी को राजनीति में मौका और अवसर मिल जाता है, तो फिर इनकी चाटुकारिता कौन करेगा? इनके पीछे पीछे कौन भागेगा? लाचारी से जीवन जीने वाले जो लोग हैं, वो सवर्णों को क्यों पूछेंगे? सवर्ण लीडरों को क्यों पूछेंगे? सवर्ण बिल्डरों को, सवर्ण उद्योगपतियों को क्यों पूछेंगे? और क्यों उनकी वाहवाही होगी? ये तमाम चीजें जो है, ये बहुजन समाज को समझना होगा। और अडानी और अंबानी लगातार आज वो तीसरे नंबर पर है। इस देश के बहुजन समाज अगर बार बार गलती करेगा लोकतंत्र में, तो वो पहले नंबर पर भी पहुंचेगा। और यकीन मानिए, इस देश की बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये चाहती है कि देश के कारपोरेट जो लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, वो और ज्यादा जो है वो अमीर बनते रहे, और इसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था जो है वो करके रखी। मैं नकारात्मक चीजें नहीं बता रही हूँ, मैं निगेटिव मैसेज नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे ये बताने में जरा भी गुरेज नहीं है कि इस देश के चारों पिलर पर इस देश के सवर्णों का कब्जा है, और 85% बहुजन समाज जो है वो उसकी बात तक नहीं सुनी जा रही है। चाहे वो संसद के माध्यम से हो, जो संसद में दिखते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से, SC ST के जो विधायक सांसद दिख रहे हैं, वो लोग मात्र चेहरा है, लेकिन एजेंडा उन्हीं का है जिनकी पार्टी की टिकट से वो चुन कर आए हैं। अगर बात कार्यपालिका की जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, IAS IPS की जाए, तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो भागीदारी है वो सवर्णों की है, और उनका कब्जा है, उनका कंट्रोलिंग है। बात करें न्यायपालिका की, तो आप तमाम लोग जानते हैं कि न्यायपालिका अब किस प्रकार से जो है
किस प्रकार से नए नए सुनवाइयाँ होती जा रही है और किस प्रकार से बयानबाजी आ रही है। कई जगहों अब न्यायपालिका भी जो है वो सवालों के घेरे में है, शक के दायरे में है कि किस प्रकार से, किस आधार पर न्याय हो रहा है, किस प्रकार से फैसले सुनवाई हो रही है, फैसले सुनाया जा रहा है। बात अगर मीडिया की करें तो आप तमाम लोग जानते हैं कि वो मीडिया अब देश की मीडिया नहीं रही, वो मीडिया गोदी मीडिया बन गई है, जिसे मान्यवर कांशीराम साहब बनियाओं की मीडिया कहते थे, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनुवादी मीडिया कहती हैं। तो ये तमाम चीजों को बहुजन समाज ने समझना होगा और अदानी अंबानी को जिस प्रकार से सॉफ्ट कॉर्नर इस देश की सरकार दे रही है, ये समझिए कि ये जो हिस्सा है ये इस देश के बहुजन समाज के लोगों का हिस्सा है और जो कर्जा ये लोग लेकर भागे हैं वो भी बहुजन समाज का हिस्सा है। इस देश के बहुजन समाज के लोगों से महंगाई बढ़ाकर लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर लूटा जा रहा है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ उद्योगपतियों ने जितना कर्जा देश से ले रखा है, देश के बैंकों से ले रखा है, उनसे कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। आज जो बहुजन समाज के साथ हिंसात्मक घटनाएं हो रही है, जो जातिवादी घटनाएं हो रही है, जो बहुजन समाज के युवाओं को नौकरियां, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो तमाम जो निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण भी इस देश के कारपोरेट लोगों को खुश करने के लिए हो रहा है ताकि वो ठेके पर आपको रखें। रेलवे नहीं रखेगा, एयरलाइन नहीं रखेगा, एमएससीबी नहीं रखेगा, और जो तमाम जो क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र, वो सरकारी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में अगर चले जाते हैं, बीएसएनएल आपको काम पर नहीं रखेगा, काम पर आपको अडानी और अंबानी रखेंगे और अपने हिसाब से इनके ऊपर कोई नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। वो इस बात के लिए भी बाध्य नहीं होंगे कि आने वाले समय में अगर 100% प्राइवेटाइजेशन हो भी जाए तो वो ये इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि शेड्यूल कास्ट से एक एम्प्लॉइज लेना जरूरी है, शेड्यूल ट्राइब से लेना जरूरी है, ओबीसी से उनकी संख्या के अनुपात में कर्मचारियों को नौकरी देना जरूरी है। ऐसा कोई भी नियंत्रण सरकार का इन ठेकेदारों पर नहीं रहेगा, इन उद्योगपतियों पर नहीं रहेगा और ये जो है अपने हिसाब से जो है तमाम जो फायदा होगा, तमाम जो मुनाफा होगा वो अपने जेब में डालेंगे और अपने हिसाब से देश के लोगों के साथ अन्याय करेंगे, देश के युवाओं के साथ अन्याय करेंगे और इस देश के किसानों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों के साथ जो इस देश के अंदर हजारों सालों से मुख्यधारा से दरकिनार रहे, हजारों सालों से अधिकारों से वंचित रहे, शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे, इस देश के अंदर जो है शिक्षा, नौकरी के अधिकार से वंचित रहे, सत्ता से जो दूर रहे, वो तमाम लोग आने वाले समय में भी इसी प्रकार से वंचित ही रहे। उसका नया प्रोपेगेंडा है ये जो अडानी और अंबानी, इनकी आय जो दुगनी होते जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये बहुजन समाज के लिए खतरे की घंटी है। बहुजन समाज ने समझना होगा। आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।